नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर तथा उसका सॉल्यूशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पता ही होगा कि किसी भी प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपके पास समय होंगे 3 घंटा 15 मिनट तथा पूर्णांक होगा 70 अंकों का। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं पुमंग, जायांग, गुर बीजाणुधानु या फिर परागण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुमंग। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से या फिर पिता की लिंग गुणसूत्र से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पिता की लिंग गुणसूत्र से। तीसरा प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। इसके ऑप्शन दिए गए चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में या फिर किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इन दोनों में। चौथा प्रश्न है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक या फिर कवक और फंजाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शैवाल और कवक। दूसरा प्रश्न है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 44 + 100 होती है, जबकि क्लाइनफेल्टर में गुणसूत्रों की संख्या 44 XXY या 44 + XXY 46 गुणसूत्र से अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर होगा, नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, परागकण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो जिसका आंसर होगा, परागकण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित अर्थात 2n होती है। अगला प्रश्न है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। तो जिसका आंसर होगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एवं एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम DNA अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं। तो जिसका आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न प्रथम, जिसमें पहला प्रश्न है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो आपको पता ही होगा कि पक्षियों में भी मेल फीमेल यानी कि नर या मादा होते हैं, जिनसे कि 16 + ZZ मेल से 16 + ZZ क्रोमोसोम तथा फीमेल से 16 + ZW क्रोमोसोम निकलते हैं। तो जिससे जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जिसके द्वारा मेल से 8 + Z तथा 8 + Z स्पर्म बनेंगे तथा फीमेल से 8 + Z तथा 8 + W ओवम बनेंगे। तो जब मेल वाला कोई भी स्पर्म 8 + Z ओवम से जाके मिलेगा तो वह निर्माण करेगा मेल का, और जब वही स्पर्म वही शुक्राणु फीमेल के 8 + W वाले से जाके मिलेगा तो फीमेल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है। इस चित्र को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित DNA का द्विकुंडलित मॉडल इसी तरह होता है। आप इसको अच्छी तरह से बना लेंगे, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा क्या होती है। 2 अंकों में पूछा गया है। तो आइए इसके उत्तर को हम देखते हैं। तो जिसका बहुत ही आसान भाषा में आंसर होगा, हमारे शरीर में रोगजनकों से लड़ने की शक्ति होती है, जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं। आप इस पूरे को देख लेंगे। अगर हम पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। आप इस आंसर को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तो आइए इसके उत्तर को हम देखते हैं।
तो जिसका आंसर होगा आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्ष के मध्य सहभोजिता होती है। यह एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है परंतु दूसरे को ना तो हानि ना लाभ होता है। आर्किड का पौधा आम की शाखा पर उगता है परंतु उससे भोजन प्राप्त नहीं करता है। यह वायवीय जड़ों द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इस संदर्भ में आर्किड और आम के वृक्ष को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, जबकि आर्किड को आम के वृक्ष से लाभ पहुंचता है। तो यह उसका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। अगला प्रश्न आपका जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैविक अनुक्रिया के तरीकों का आरेखीय निरूपण यहाँ पे दर्शाया गया है, आप इसे तैयार कर लेंगे। ये अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे, इसे पूछे जाने की संभावना है। चौथा प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न द्वितीय, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया लघु बीजाणुधानी तथा गुर बीजाणुधानी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंकों में पूछा गया है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पर आपको लघु बीजाणुधानी तथा गुर बीजाणुधानी में अंतर दिया गया है। इनमें से आपको जो भी कोई 3 अंतर अच्छा लगे आप उसे तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं जबकि पुरुषों में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो जब पुरुषों का Y क्रोमोसोम जब महिलाओं को X क्रोमोसोम से मिलता है तभी पुत्र का निर्माण होता है, लेकिन जब नर का यानी कि मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के किसी भी X क्रोमोसोम से जाके मिलता है तो XX का निर्माण होता है जो कि पुत्री होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, ये गलत है, जिसका रीज़न आपको बताया गया। तो उसका आंसर भी आप लिख सकते हैं कि यह धारणा गलत है क्योंकि लिंग निर्धारण के लिए पिता का Y लिंग एवं X लिंग गुणसूत्र शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। यदि पिता का X गुणसूत्र मादा के X से संकरण करता है तो शिशु बेटी होती है। यदि पिता का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संकरण करता है तो शिशु बेटा होता है। मादा में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र XX होता है जबकि पिता में XY। अतः हम कह सकते हैं कि लड़कियों का जन्म पर महिलाओं को दोष देना गलत है। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल की प्रभाविता का नियम लिखिए। यह भी 3 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको प्रभाविता का नियम लिखना है, फिर उसका ग्राफ आपको बना देना है। तो प्रभाविता का नियम यही होता है कि जब किन्हीं भी 2 विपरीत लक्षणों वालों में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अप्रभावी लक्षण वहाँ पर छुप जाते हैं। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर लंबा पौधा लिया गया है तथा बौना पौधा, ये दोनों विपरीत लक्षण के हैं। जब इन दोनों में संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर बौने पौधा अप्रभावी हो गया। तो यही लक्षण प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो आप प्रभाविता का नियम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। उसकी परिभाषा आप प्रभाविता के नियम की परिभाषा आप तैयार कर लेंगे तथा आपको ये फिगर इतना तैयार कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है आपका डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन वक्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसका आंसर लिखा गया है वाटसन वक्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था। इस मॉडल की मुख्य विशेषता पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच युग्मन का होना था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में क्षार युग्मन ही एक ऐसी विशेषता थी जिसने वाटसन वक्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था। क्षार युग्मन के इसी गुण के आधार पर श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक बनती, अर्थात एक डीएनए रज्जुक में क्षार अनुक्रम पता होने पर दूसरे रज्जुक के क्षार युग्मन को ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डीएनए का प्रत्येक रज्जुक नए डीएनए रज्जुक के संश्लेषण हेतु सांचे का कार्य करता है। इस सांचे से बना द्विकुंडलित डीएनए अपने जनक डीएनए के समरूप होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की सेमी कंजर्वेटिव पद्धति में डीएनए के दोनों रज्जुक पृथक होकर नए रज्जुक का संश्लेषण हेतु सांचे के समान कार्य करते हैं। डीएनए प्रतिकृति में एक जनक रज्जुक का एक नया रज्जुक होता है। यह उसका हो गया कंप्लीट आंसर। इसे भी आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। 3 अंकों में पूछा गया है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, उसे आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो आइए इसके उत्तर को हम देखते हैं।
तो जिसका आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा वैज्ञानिक नए नए और अधिक कारगर वैक्सीन बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वैक्सीन के उपयोग से चेचक, न्यूमोनिया, टिटनेस, डिप्थीरिया जैसे अनेक रोगों का लगभग पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। इसी प्रकार प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों द्वारा पोलियो जैसे संक्रामक रोगों पर काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। प्रतिजैविकों जैसे पेनिसिलिन एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों के उपचार को अधिक प्रभावशाली बनाया है। ये हो गया उसका आंसर। अगला आपका प्रश्न है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तथा अगला प्रश्न है बैक्यूलोरोवायरसिस क्या है। तो आइए इन दोनों के उत्तर को देखते हैं। गा का आंसर है जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। दूसरे जीवाणु एजोस्पर्म तथा एजोबैक्टीरियम भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नील हरी शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। ये हो गया गा वाले का आंसर। चौथे प्रश्न का आंसर है बैक्यूलोवायरसिस ऐसे रोगजनक है जो कीटों तथा संधिपादों पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरसिस जो जीव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह से किए जाते हैं वे न्यूक्लियोपाइलीहाइड्रॉक्सी वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकर स्पेक्ट्रम कीटनाशीय उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों यहाँ तक कि लक्ष्यविहीन कीट पर किसी भी प्रकार की हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया इसका आंसर। छठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है पीसीआर, दूसरा है प्रतिबंध एंजाइम। तो आइए इन दोनों को आंसर को हम देखते हैं। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जा रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको यह समझ में आसानी से आ जाएगा। अगला प्रश्न प्रतिबंध एंजाइम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, 3 अंकों में पूछा गया है। तथा अगला प्रश्न है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आइए इन दोनों के आंसर्स को देखते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग हेडिंग डालकर आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। तो जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगले प्रश्न परजीवी जीवाणु का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में अंतर कीजिए, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता। और दूसरा है वाह्योष्मी तथा अंतरोष्मी। तो आइए इन दोनों के आंसर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले वाह्योष्मी तथा आंतरोष्मी में यहाँ पर अंतर दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के बारे में लिखा गया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। 5 अंकों के लिए पूछा गया। अथवा करके प्रश्न है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से 7वें के पहले और दूसरों में से कोई सिर्फ एक ही प्रश्न आपको करना है। 8वां प्रश्न है आनुवंशिक कूट क्या है, इनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसमें युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे। इसकी हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ सभी महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। आपका आखिरी प्रश्न है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 5 अंकों में पूछा गया है। अथवा करके प्रश्न है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।